नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग परंपरा का मूल्यांकन करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें परंपरा नाम का एक शब्द हमें मिलता है पढ़ने के लिए। यदा कदा इस शब्द से पाला पड़ता रहता है। तो आज इस हिंदी की पाठ्यपुस्तक में यह पाठ हम लोगों के समक्ष है। इसके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मतलब क्या होता है ये हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो रामविलास शर्मा का नाम हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। श्री रामविलास शर्मा जी उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु हैं। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्र प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है। परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके यह इसी नाम से इनका एक लेख है, उसी से लिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है।
परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। नई व्याख्या है यह परंपरा की, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे अब। परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, सबसे पहले बात तो ये कि वर्गहीन शोषण मुक्त समाज, यह मार्क्सवादी विचारधारा है। समाज में शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, मालिक लोग शोषण करते हैं उनका। ये उनका कहना है कि पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण होता है। ये मार्क्सवादी व्याख्या है। तो जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। ये कहलाते हैं मार्क्सवादी भौतिकवादी मार्क्सिस्ट। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। मतलब समझ में आया? जैसे राजनीति में जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद का है मार्क्सिस्ट समाज में, वही मतलब आलोचना का साहित्य की परंपरा के क्षेत्र में है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। शोषक वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग यहाँ कहा गया, और श्रमिक जनता जो मजदूर है के हितों को प्रतिबिंबित करता है। उसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हरासमान वर्ग का। यह स्मरण, हरासमान मन घटते हुए स्थिति वाला, अभ्युदय मन जिसका विकास हो रहा है, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दें, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है।
कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर वर्ग युद्ध सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशील वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग वही पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती व्यवस्था की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, ये परस्पर है, ये एक दूसरे की तुलना में है, पूर्णतः कोई भी प्रगतिशील नहीं है। एक दूसरे के वनिस्पत, एक दूसरे की तुलना में ये प्रगतिशील मालूम पड़ते हैं और एक सीमा पर जाने के बाद ये भी कट्टरपंथी या प्रतिक्रियावादी ही हो जाते हैं। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है, पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यहाँ देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है, नीच कोटि का और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जब नए विचार नहीं होंगे तो तब आपको रिपीट करना पड़ेगा, पुनरावृत्ति करनी होगी। तो अगर आप नयापन नहीं दे पाएंगे, कुछ नया नहीं लिख पाएंगे, तो आप जड़ प्राणी के रूप में जाने जाएंगे। आप चेतन प्राणी हैं, आप जीवित हैं, तो आप अपना अस्तित्व साबित करेंगे और इसके लिए अपनी लेखनी से अपने विचार को समाजोपयोगी बनाते हुए प्रस्तुत करेंगे। इसको कहते हैं कल्पनाशीलता, रचनाशीलता। अमेरिका में एटम बम बनाया अमेरिका ने, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, बनाने वाला नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिशें करती रहती हैं।
मनुष्य भी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है और परिस्थितियां भी मनुष्य को तोड़ने की कोशिश करती हैं। तो दोनों में संघर्ष होता है, ये सत्य है। तो दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य किसी के अंदर नहीं है। साहित्य संघर्षों की, सामाजिक आवश्यकताओं की, मनोवृत्तियों की वो क्या है? अभिव्यक्ति है, उसी की आवाज़ है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन हैं। यहाँ हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियाँ होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। कुछ मनुष्य असाधारण प्रतिभाशाली भी होते हैं और उनकी भूमिका को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे किसी काल और देश की सीमा में नहीं बंधते। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। कोई चीज़ 100% नहीं होती है, कोई चीज़ पूर्ण नहीं है तो निर्दोष है, कोई दोष नहीं तो वह भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। जब वो पूर्ण है, संपूर्ण है, तो उसमें सुधार नहीं, उसमें गति नहीं, और जहाँ गति नहीं वहाँ मृत्यु है। इसीलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी हैं। राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्य के मूल्य ज़्यादा अस्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है, अभी है वो कमेंट, कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगें हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विभल कर देती हैं। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व की संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आँखें देखेंगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें बाकी पाठ रहेगा। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।